नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन राणा ज्ञान केंद्र माध्यमिक विद्यालय की तरफ से ई लर्निंग के लिए की गई पहल में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। यह वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। बच्चों, पहले आपको कुछ अनुदेशों का पालन करना है। अपना ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छी तरह से सुनें और सीख सकें। अपनी नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें ताकि कठिन शब्दों के अर्थ लिख सकें, और जहां आवश्यकता हो वहां वीडियो को पॉज करना है। बच्चों, पिछली कक्षा में चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का प्रथम अंश हम पढ़ चुके हैं, जिनमें 4 पद समावित थे। ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म 3 अगस्त 1986 को हुआ था और निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। इनका परिचय पिछली कक्षा में मैं आपको दे चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो चांदनी रात कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की, ये पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। पंचवटी खंड काव्य क्या है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूँ। पंचवटी वह स्थान है, वनवास के समय वन में राम ने जिस स्थान पर निवास स्थान बनाया था अपना, उसे पंचवटी कहते हैं। पंचवटी कहाँ है? पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 5 बरगद के पेड़ हैं और इसी वजह से इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा था। पंचवटी ये खंड काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त ने 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस खंड काव्य में राम साहित्य का चिर परिचित कथानक शूर्पणखा प्रसंग है। बच्चों, आप जानते हो शूर्पणखा रावण की बहन थी। पंचवटी के रमणीय वातावरण में राम और सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं तथा सुंदर सुशील महावीर लक्ष्मण प्रहरी के रूप में, यानी पहरेदार के रूप में कुटिया के बाहर, हट जो घास फूस की झोपड़ी थी कुटिया के बाहर, स्वच्छ शिला पर विराजमान है। और इसी प्रसंग के बाद रात्रि के अंतिम प्रहर में शूर्पणखा उपस्थित होती है और लक्ष्मण के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे लक्ष्मण अस्वीकार कर देता है। बच्चों, ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चांदनी रात का जो अगला अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पंचवटी और लक्ष्मण जी की चर्चा की गई है। ये इसी कथानक को आधार बनाकर पंचवटी खंड काव्य लिखा गया था और उसका छोटा सा अंश चांदनी रात यहाँ पर 9वीं की लोक भारती में ली गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं कविता का द्वितीय अंश पढ़ूं, मैं पहले कविता का पठन करना चाहूँगा एक बार फिर, आप ध्यान से सुनेंगे। चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। पिछली कक्षा में यहाँ तक की कविता का सरल अर्थ हमने जाना था। एक छोटा सा रिकैप मैं दे देता हूँ। कवि चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात आकाश में कितना सुंदर है और उसकी चंचल किरणें अठखेलियाँ खिल रही हैं। इस अवसर पर पृथ्वी प्रसन्न है और वो अपनी प्रसन्नता हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। और रात्रि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये चांदनी रात गजब की निर्मल है, शांत है, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। परंतु रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप, सारी गतिविधियाँ बंद नहीं हैं, वो पहले की तरह चल रहे हैं। ये विशेषता है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है। अब इसका अगला अंश है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है,
शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो बच्चों, अब हम इसके अगले अंश की तरफ बढ़ेंगे। इस कविता का 5वां पद है, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। बच्चों, जब धरती में अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने चांद तारों के रूप में मोती जो है पूरे संसार में, आकाश में फैला दिया, जिससे ये आकाश एकदम सुंदर दिखाई देता है। कभी चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बुखेर देती है। ये पर्सोनिफिकेशन है बच्चों, जिसे हम मानवीकरण कहते हैं। मतलब कविता में मानवीकरण करते हुए मानवों के भाव और अभिव्यक्तियों को कवि प्रकट करते हैं प्रकृति के ज़रिए। तो जैसे मोतियों को बिखेर दिया है पृथ्वी ने आकाश में, अर्थ है वसुंधरा यानी पृथ्वी। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा की तरह बटोर ले जाता है। मतलब रात में पृथ्वी ने चांद तारे आकाश में बिखेर दिए और सवेरा हुआ तो चांद तारे गायब थे। ऐसा इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य ने, रवि ने इन चार तारों को बटोर लिया है, जमा कर लिया है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त, गायब हो जाते हैं। ये कठिन शब्द है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। अच्छा, जब सूर्य इन चांद तारों को बटोर लेता है तो उसके बाद वो अपना विश्राम जो है शाम को सौंप जाता है, संध्या हो जाती है। कभी कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसी विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अब संध्या कहती है कि सूरज तुम विश्राम कर लो, और ये सूरज चांद तारे जो है वो उनको संध्या को सौंप देते हैं। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं। कठिन शब्द विरामदायिनी, विश्राम देने वाली। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, और जब शाम हो जाती है, अंधेरा बढ़ने लगता है, तो श्याम तनु, श्याम का मतलब है काला, तनु यानी शरीर। तो रात रूपी काला जो शरीर है, रात जो है शून्य यानी खाली, शांत। तो जब चांद तारे फिर से रात में चमकने लगते हैं तो ये रात की जो कालिमा है, रात का जो अंधेरा है, वो प्रकाशमान हो जाता है और अपना नया रूप छलकाने लगता है। अर्थ है श्याम, काला, तनु, शरीर। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने इस कविता के शुरुआत में आपको जानकारी दी थी, पंचवटी वह स्थान जहाँ पर वनवास के समय श्री राम जी ने अपना निवास स्थान बनाया था, जो महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर है। तो कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी यानी 5 वट के वृक्षों, तो पंचवटी 5 वट के वृक्ष, इसकी छाया में घास फूस और पत्थरों के छप्पर वाली सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, कुटीर यानी हट, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उस झोपड़ी के यानी उस हट के सामने स्वच्छ शिला पर, शिला यानी, शिला का अर्थ होता है पत्थर, एक धीर वीर निर्भीक, धीर वीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी निडर, उस पत्थर पर, चट्टान पर एक निडर दृढ़ मन वाला योद्धा बैठा हुआ है। अर्थ धीर वीर मजबूत मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी निडर। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। तो लक्ष्मण जी जो हैं
जब राम और सीता कुटिया में विश्राम कर रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी बाहर बैठकर उनकी पहरेदारी कर रहा है। तो कवि हैरानी प्रकट करते हैं कि जब भुवन भर यानी पूरा संसार सो रहा है तो ये कौन धनुर्धर है जो इस तरह से जाग कर पहरेदारी कर रहा है। अर्थ, धनुर्धर यानी तीरंदाज और भुवन यानी संसार। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव। तो और भोगी मतलब इस संसार को भोगने वाला, इन संसार की वस्तुओं को भोगने वाला, इस्तेमाल करने वाला। तो कामदेव जैसा सुंदर भोगने वाला लेकिन सांसारिक दिखने वाला, ये संसार को भोगने वाला ये इंसान यहाँ सन्यासी के रूप में दिखाई दे रहा है, दृष्टिगत दिखाई पड़ता है। तो ये कौन है जो सन्यासी के रूप में दृष्टिगत होता है और यहाँ बाहर बैठकर पहरेदारी कर रहा है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर ये धनुर्धारी कौन है जो इस समय जाग रहा है। वो कहते हैं कि कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी चांदनी रात की कविता समाप्त होती है। आपका धन्यवाद। अगली कक्षा में हम इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे और फिर उससे संबंधित गृह कार्य आपको दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी नोटबुक या शीट्स पर कंप्लीट करना है और विद्यालय शुरू होने के बाद जमा करना है। तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।